सब्सक्राइब कीजिए आईएएस स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए झारखंड स्पेशल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम लोग जो है झारखंड के कला एवं संस्कृति के अंतर्गत झारखंड के जनजातियों को देखेंगे। अभी तक मैंने इसमें 2 क्लास लिया है। पहले मैंने जनजातियों का परिचय आप लोगों को दिया है, उसके बाद कल के क्लास में मैंने आप लोगों को संथालों के बारे में बताया, झारखंड के संथाल जनजाति के बारे में आप लोगों को बताया। आज की क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड के उरांव जनजाति और मुंडा जनजाति के बारे में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले ये उरांव जनजाति है, उसकी प्रशासनिक इकाई को हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी जो प्रशासनिक इकाई है उसमें निम्न स्तर पर ग्राम है, ठीक है ना। उसके प्रशासनिक स्तर में जो छोटी इकाई है वह ग्राम है, और ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होगा जिसके प्रधान महतो होते हैं, याद रखिएगा। ग्राम स्तर पे जो ग्राम पंचायत होगा उसके प्रधान कौन होंगे? महतो होंगे। और इसी ग्राम स्तर पर धार्मिक प्रधान भी एक होगा जो पाहन होता है। धार्मिक प्रधान पाहन होगा। उरांव जनजाति में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होंगे? महतो होंगे। और धार्मिक प्रधान कौन होंगे? पाहन होंगे। अब ये जो ग्राम स्तर है इससे ऊपर की जो एक प्रशासनिक इकाई है वह है पढ़ा। इसके अंतर्गत 7, 12, 21 या 22 गांव का समूह होगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न बनेंगे कि पढ़ा के अंतर्गत कितने गांव होते हैं। तो 7, 12, 21 या 22 गांव का यह समूह होगा। और ये जो पढ़ा है इसके जो प्रधान होंगे वह राजा होते हैं। प्रधान या मुखिया जो भी बोलिए, ये राजा होते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। देखिए मैं फिर से समझा रहा हूं। ग्राम स्तर पर जो छोटी इकाई है प्रशासनिक इकाई, ग्राम स्तर, वहां पे ग्राम पंचायत होगा जिसके प्रधान महतो है। फिर ग्राम स्तर पर जो धार्मिक प्रधान होगा वह पाहन है। अब ये जो ग्राम स्तर है इससे ऊपर की जो इकाई है प्रशासनिक इकाई वह है पढ़ा, जो कि 7, 12, 21, 22 गांवों का समूह होता है। और इसके जो प्रधान होंगे वे राजा होते हैं। और ये जो राजा है इसकी सहायता के लिए कुछ अधिकारी होते हैं, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे दीवान है, दीवान जो है राजा का प्रधानमंत्री होगा। दीवान कौन है? तो राजा का प्रधानमंत्री है, जो राजा का मुख्य सलाहकार भी होता है। इसके अलावा एक जो है पनबल या पनेर बोलते हैं, वह अधिकारी है जो कल्याणकारियों का प्रधान होता है। तो इसे भी आप लोग नोट डाउन करते जाएं। और इसके अलावा एक और अधिकारी होते हैं कोतवाल, जो सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था का उत्तरदायी होता है इनके ऊपर। तो मैंने बताया कि पढ़ा के जो प्रमुख हैं वो राजा हैं और उसके कुछ अधिकारी हैं, दीवान, पनबल या पनेर या कोतवाल। दीवान का कार्य क्या है? वह प्रधानमंत्री है और राजा का मुख्य सलाहकार है। साथ ही पनबल या पनेर क्या है? कल्याणकारियों का प्रधान है। इसके अलावा कोतवाल जो है सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था का उत्तरदायी इसके पास रहता है। अब ये जो पढ़ा है इसके अंतर्गत, एक पढ़ा के अंतर्गत जो है कई गांव होंगे राजस्व के उपभोग के आधार पर। ये जो पढ़ा है इसमें कई उरांव जनजाति है, उसमें कई सारे पढ़ाए होंगे, ठीक है। तो एक पढ़ा में कई गांव होते हैं जो राजस्व के उपभोग पर आधारित होते हैं। ये जो गांव होंगे वे राजस्व के उपभोग पर आधारित होंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से। ये पढ़ा के अंतर्गत, एक पढ़ा के अंतर्गत राजा गांव होगा, दीवान गांव होगा, पनेर गांव होगा, कोतवाल गांव होगा और प्रजा गांव होंगे। जो भी शेष बचे गांव प्रजा गांव है। ये सारे जितने भी मैं अभी बता रहा हूं, ये सारी चीजों को मैंने जब उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था में पढ़ा रहा था तो उस समय ये सारे को मैंने एक एक कर पढ़ा को मैंने डिटेल में बताया है कि इसके कार्य क्या है, ये इसकी जो समिति है वो क्या है, ये सारे को मैंने डिटेल में बताया है। महतो के बारे में भी डिटेल से, पाहन, ये सारे गांव के बारे में मैंने डिटेल से बताया है। इन अधिकारियों के बारे में मैंने डिटेल से बताया है। तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था को जरूर देखें। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लें या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं पहले ये उरांव जो है वो कौन है। तो उरांव जो है 2 प्रकार के होते हैं, ये जान लीजिए। ये जो उरांव है ना, ये 2 प्रकार के हैं, एक भुइयर होते हैं और दूसरे जो है जैठ रैयत या रैयत इन्हें बोला जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है ये हम लोग देख लेते हैं।
तो भुइयड़ जो होते हैं जिन्होंने जंगल को साफ कर नए गांव का निर्माण किया, यानी सबसे पहले जो आए यहाँ पे झारखंड में वो भुइयड़ कहलाए। वे आए यहाँ पे, यहाँ के जंगलों को साफ किए और अपना निवास स्थान बनाए। उसके बाद अब जैठ रैयत को देखते हैं जो बसे बसाए गांव में स्थापित हुए। यानी ये जो भुइयड़ हैं इन्होंने जंगल को साफ करके वहाँ पे गांव तो बसा लिया, बाद में फिर कुछ और लोग आए और उस बसे बसाए गांव में फिर से वो निवास करने लगे, तो वही लोग जो है जैठ रैयत या रैयत कहलाने लगे। तो इसी को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। सर्वप्रथम उड़ांव का आगमन छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। ये जो उड़ांव आए सबसे पहले कहाँ आए, तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में आए। उन्होंने जंगलों को साफ कर कृषि कार्य प्रारंभ किया। मैंने अभी तुरंत बताया कि सबसे पहले जब उड़ांव आए तो यहाँ क्या किए, जंगलों को साफ किए और यहाँ पे जो है कृषि कार्य आरंभ किए हुए लोग। सबसे पहले आकर बसने वाले एवं कृषि कार्य करने वाले उड़ांव भुइयड़ कहलाए। यानी कि जो लोग ये छोटा नागपुर क्षेत्र में सबसे पहले आए, यहाँ के जंगलों को साफ किए, यहाँ पे खेती करने लगे, यहाँ निवास किए, वे क्या कहलाए, भुइयड़ कहलाए। तथा इनकी भूमि, अब ये जो भुइयड़ है जो जंगल साफ करके जमीन बनाए, इनकी जो भूमि है वह भुइयड़ी भूमि कहलाएगी। यानी भुइयड़ की जो भूमि है वह क्या कहला रही है, तो भुइयड़ी भूमि कहला रही है। इनके द्वारा बसाए गए गांव में बाद में आकर बसने वाले उड़ांव रैयत या जैठ रैयत कहलाए। समझ में आया आप लोगों को, जैठ रैयत कौन है या रैयत कौन है, तो उड़ांवों द्वारा बसे बसाए गांव में जो दूसरे उड़ांव फिर आके रहे उसे जैठ रैयत या रैयत बोला जा रहा है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार उड़ांव जनजाति का मूल निवास स्थान दक्कन माना जाता है। यानी कि जो भी ऐतिहासिक साक्ष्य है उसके आधार पे ये जो उड़ांव जनजाति है इनका मूल निवास कहाँ माना जा रहा है, दक्कन माना जा रहा है। किसके आधार पर, तो ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर। यह सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाएगा ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उड़ांव की निवास स्थल को, मूल निवास स्थल कौन था, तो दक्कन था। उड़ांव द्रविड़ प्रजाति की जनजाति है। यह भी प्रश्न बनेगा कि उड़ांव किस प्रजाति की जनजाति है, तो द्रविड़ प्रजाति की जनजाति है। इनका समाज पहले मातृसत्तात्मक था। पहले मैं बोल रहा हूं, अभी नहीं, पहले इनका समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था। लेकिन वर्तमान में इनका जो समाज है वो कैसा है, पितृसत्तात्मक है। अभी वर्तमान में उड़ांव का जो समाज है वह पितृसत्तात्मक है, लेकिन पहले, अभी नहीं, पहले जो है इनका समाज मातृसत्तात्मक था। रिजले एवं राय के अनुसार, किनके अनुसार, रिजले एवं राय के अनुसार ये दक्षिण भारत से रोहतास से होते हुए छोटा नागपुर में बस गए। मैंने शुरुआती दौर में बताया कि इनका आगमन कहाँ हुआ, छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। तो रिजले और राय के अनुसार यह जो है दक्षिण भारत से रोहतास होते हुए छोटा नागपुर आए। डॉक्टर गुहा ने इन्हें आग्नेय या श्री द्रविड़ प्रजाति के मानते हैं। ये डॉक्टर गुहा हैं एक, इनके अनुसार ये जो उड़ांव जनजाति है वह आग्नेय या श्री द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। ये श्री द्रविड़ जो है ऑस्ट्रोलाइड हो गया। उड़ांव स्वयं को कुड़ुक कहते हैं। अब ये कुड़ुक होता क्या है, उड़ांव ने जो स्वयं को कुड़ुक कहे, अब ये कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। इन्होंने खुद को कुड़ुक बोला और कुड़ुक का मतलब होता है मनुष्य। उड़ांव कुड़ुक भाषा बोलते हैं। ये जो है उड़ांव स्वयं को कुड़ुक बोल रहे हैं और उनकी भाषा भी क्या है, कुड़ुक ही है। तथा यह भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है। यह जो इनकी भाषा है कुड़ुक, यह किस परिवार की है, तो द्रविड़ परिवार की भाषा है। यह झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। मैंने जब इससे पहले मैं संथाल जनजाति बता रहा था तो वहां मैंने बताया कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो संथाल जनजाति है। और झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो उड़ांव जनजाति है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में यह चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, जनजातियों की कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत 18.14% है। जनजातियों की कुल जनसंख्या, झारखंड में जितनी भी जनजातियां हैं उनके टोटल में इनका जो परसेंटेज है कितना है, 18.14%, 18.14%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निवास स्थल, अब इनका निवास स्थल को हम लोग देख लेते हैं।
तो ये कहाँ कहाँ निवास करते हैं? दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल, संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर तथा कोलाहन प्रमंडल। और क्षेत्र में देखते हैं तो लोहरदगा, रांची, सिमडेगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, सेबूम इत्यादि क्षेत्रों में इनका निवास स्थल हो गया। अब इनमें जो है टोटम यानी कि इनका जो है गोत्र को टोटम बोला जाता है। तो इनके कई टोटमिक गोत्र हैं। ये जो उरांव जनजाति है, उरांव कई टोटमिक गोत्रों में बटे हुए हैं, जिसे कीली कहा जाता है। इनका जो गोत्र है उसे क्या कहा जाता है? कीली कहा जाता है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका गोत्र क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति के गोत्र क्या कहे जाते हैं? तो कीली कहे जाते हैं। अब कुछ है तो बहुत सारे हैं इनके गोत्र, अब उसमें से जो इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि गोत्र और उनका प्रतीक, यानी कि प्रतीक को टोटम बोला जाता है। तो किस्पोट्टा का जो है प्रतीक चिन्ह क्या है या टोटम क्या है? सुअर की अतरी। करकेट्टा का है गोड़ैया पक्षी, खाखा का है कौवा, गाड़ी तिग्गा का है बंदर, तिरकी का है चिड़िया, बेक का है नमक, मिंज का है सापाकार मछली, बारला या बाड़ा जो बोलते हैं उनका है बट वृक्ष, किंडो का है मछली, खलखो का है मछली, लकड़ा का है बाघ, बड़वा का है जंगली कुत्ता, कुजुड़ का है लता, मुंजनी का है लता, खोया का है जंगली कुत्ता, फिर खेस का है धान, बाखला का है घास, रुंडा का है लोमड़ी, टोप्पो का है छोटी चिड़िया और एक्का या कच्छप का है कछुआ। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि उरांव जो है कई गोत्रों में विभक्त है, जिसे कीली कहा जाता है। इनका जो गोत्र है वो कीली कहलाता है और गोत्र को टोटम भी बोला जाता है। और मैं शुरुआती दौर से बता रहा हूँ कि जनजातियों में जो उनका टोटम होता है, उन्हें क्षति पहुंचाना, उन्हें मारना, उन्हें खाना, यह उन लोगों के लिए निषेध होता है। इसीलिए मैंने ये प्रतीक चिन्हों को बताया कि इन जनजातियों के लिए ये जो प्रतीक चिन्ह है यानी टोटम है उनका, उन्हें जो है क्षति हुए नहीं पहुंचा सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। इनका मुख्य पेशा कृषि है। ये जो उरांव जनजाति है इनका मुख्य पेशा क्या है? कृषि है। शिकार ये अपनी रुचि के लिए करते हैं, यानी कि ये जो शिकार कर रहे हैं बस इनका शौक होता है। ये प्रतिवर्ष वैसाख में, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो शिकार कर रहे हैं देखते हैं कौन है? तो हर एक साल वैसाख में विषु सेंद्रा किया जाता है इनके द्वारा। वैसाख में विषु सेंद्रा, फागुन में फागु सेंद्रा और वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जेठ शिकार करते हैं। ये जो उरांव जनजाति है यह वैसाख के महीने में विषु सेंद्रा, फागुन में फागु सेंद्रा और वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जेठ शिकार करते हैं। इसके अलावा एक और है दौड़ाहा शिकार का भी प्रचलन इनमें पाया जाता है। उरांव जनजाति में पसरी प्रथा भी प्रचलित है। अब ये पसरी होता क्या है तो इसे देख लेते हैं, जिसमें किसी को हल बैल देकर, यानी कोई आदमी किसी को हल बैल देगा, मदद करने के बदले उसे खेत जोतने कोरने में सहायता मिलती है। यानी कि कोई आदमी किसी के पास हल बैल नहीं है तो उसने उधार के रूप में हल बैल दिया और उसके बदले इसे अपने खेती बाड़ी में जो है उससे सहायता मिलेगी। इसे ही पसरी कहा जा रहा है, ये पसरी प्रथा है। इसके अलावा एक और है घरती जमाई की व्यवस्था भी यहाँ पे प्रचलित है। इसमें होता क्या है तो घरती जमाई की व्यवस्था भी मदद पाने के लिए की जाती है। इसमें खाने एवं रहने की व्यवस्था देने पे मजदूरी की जाती है, यानी कि उसको जो है रहने के लिए एक घर दे दिए किसी व्यक्ति को और खाने पीने की व्यवस्था दे दिए और वह जो है सारा दिन मजदूरी करते रहेगा। तो इसे ही घरती जमाई की व्यवस्था कही गई है। तो आप लोग जो है ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इसे आप लोग नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले। आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर। अब इनके युवा गृह के बारे में देखते हैं हम लोग। ये जो उरांव जनजाति है इनके युवा गृह को धमकुड़िया बोला जाता है। यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उरांव जनजाति में युवा गृह को क्या बोला जाता है तो धमकुड़िया बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग एक चीज़ जानिए कि लड़कों के लिए अलग धमकुड़िया होता है, यानी कि अलग युवा गृह होगा, लड़कियों के लिए अलग युवा गृह होगा। तो देख लेते हैं उसे। तो लड़कों का धमकुड़िया यानी लड़कों का जो युवा गृह होगा, मैं किसका बोल रहा हूँ? लड़कों का धमकुड़िया, उसे बोलते हैं जोंक एरपा, ठीक है, या धांगड़ कुड़िया भी बोला जाता है। लड़कों का जो युवा गृह यानी धमकुड़िया होगा उसे जोंक एरपा या धांगड़ कुड़िया बोला जाता है। और यहाँ पे इन लोगों का शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य होगा
और यह जो है इसके लिए जो नियंत्रक एक होंगे, देखभाल करता होंगे, वे कौन होते हैं? तो वह होंगे महतो या उसे धांगड़ महतो भी कहा जाता है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, युवागिरी उरांव जनजाति के अंतर्गत जो युवागिरी होता है उसे धमकुड़िया कहा जाता है। लड़कों के लिए अलग धमकुड़िया होता है और लड़कियों के लिए अलग धमकुड़िया होता है। लड़कों का जो धमकुड़िया होगा उसे जौंख एड़पा और या धांगड़ कुड़िया कहा जाता है। और यहाँ पे जो नियंत्रक होंगे या देखभाल करता होंगे उसे महतो या धांगड़ महतो कहते हैं। ये लड़कों का हो गया। अब हम लोग लड़कियों के बारे में देखते हैं। लड़कियों के धमकुड़िया यानी लड़कियों के लिए जो युवागिरी होगा उसे पैल एड़पा कहा जाता है। लड़कियों का जो युवागिरी या धमकुड़िया है उसे पैल एड़पा कहा जा रहा है। और यहाँ भी इनका क्या होगा? तो शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य होगा। और इसके लिए यहाँ पे एक नियंत्रक या देखभाल करता होंगे जिसे पेलो कोटवार या बड़की धांगड़िन कहते हैं। ठीक है, लड़कियों के लिए जो धमकुड़िया है उसे पैल एड़पा कहा जा रहा है और उसके देखभाल के लिए जो वहां पे एक नियंत्रक होंगे उसे पेलो कोटवार या बड़की धांगड़िन कहते हैं। धांगड़ महतो का सहायक कोतवार होता है। ये जो धांगड़ महतो है जो युवागिरी के लड़कों के युवागिरी या धमकुड़िया के देखभाल करता धांगड़ महतो है, उनका एक सहायक होगा उसे कोतवार कहा जाता है। धांगड़ महतो का एक सहायक होगा, कौन होगा? सहायक, उसे कोतवार कहा जाता है। पहले इनमें पाचा पद्धति प्रचलित थी, अभी यह पद्धति नहीं इनमें पाई जाती है, लेकिन पहले के जमाने में इनमें पाचा पद्धति प्रचलित थी। अब इसमें होता क्या है? तो इसमें युवागिरी के धांगड़ महतो, जो धांगड़ महतो है ये युवागिरी के नियंत्रक या देखभाल करता जो धांगड़ महतो है, इसमें युवागिरी के धांगड़ महतो के माध्यम से युवकों को मदद मिल जाती थी, जिसके बदले उन्हें खाने पीने को अथवा नकदी रकम दी जाती थी। यानी धांगड़ महतो को जो रकम दी जाएगी यानी तो खाने पीने के लिए कुछ दिया जाएगा, वही क्या कहलाता है? पाचा पद्धति कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अखड़ा को देख लेते हैं हम लोग। अखड़ा क्या होता है? उरांव जनजाति में अखड़ा क्या है? तो अखड़ा उरांव का महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है। पहले तो ये जान लीजिए, अखड़ा जो है इनका नृत्य का मैदान है। अखड़ा उरांव जनजाति के नृत्य का मैदान है। इसके अलावे भी इसका कुछ काम होता है, देखते हैं क्या है। तो अखड़ा उरांव का महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है। यह विराम स्थल है। यह क्या है? विराम स्थल है, जहां दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद युवक युवतियां अपना थकान मिटाती है। अखड़ा में जैसे कि दिन भर ये कुछ ना कुछ काम किए, खेत में जाके काम किए युवक युवतियां, लड़का लड़कियां, और जब वो थक जाते हैं तो यहाँ पे अखड़ा में आके ये आराम करते हैं। इसके अलावा भी अखड़ा क्या है? तो यहाँ पे नृत्य का आयोजन होता है। यह नृत्य का मैदान भी है। आगे देखते हैं हम लोग। उरांव के सर्वशक्तिमान देवता धर्मेश हैं। पूछा जाएगा उरांव के सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो धर्मेश है, जो सिंहबोगा या सूर्य का प्रतीक है। ये जो धर्मेश देवता है इन्हें सिंहबोगा या सूर्य का प्रतीक माना जाता है। धरती माता इनकी दंपति मानी जाती है। यह इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। ये जो धर्मेश देवता है इनकी दंपति किसे माना जाता है? तो धरती माता को माना जाता है। धर्मेश का स्थान सरना में माना जाता है। ये जो सरना है यह इनका पूजा स्थल होता है। उरांव जनजातियों का पूजा स्थल सरना है और धर्मेश का जो है ये जो देवता है इनके सर्वप्रमुख, उनका स्थान सरना ही माना जाता है। अब ये तो हो गए सबसे प्रमुख देवता, सबसे सर्वशक्तिमान देवता धर्मेश हो गए। इसके अलावे भी कुछ देवता हैं, देखते हैं कौन कौन है। तो मड़ांग बुड़ू, यह पहाड़ के देवता है। ये जो मड़ांग बुड़ू है यह पहाड़ के देवता है। उरांव जनजाति के अंतर्गत ये जो मड़ांग बुड़ू है यह पहाड़ के देवता है। इसके अलावे ठाकुर देव है, यह जो है ग्राम देवता है। उरांव जनजाति में ठाकुर देव ग्राम देवता है। इसके अलावे डिहवार, यह जो है सीमांत देवता है। उरांव जनजाति में डिहवार जो है सीमांत देवता है। फिर पूर्व जातमा, यह कुल देवता है। उरांव जनजाति के कुल देवता कौन है? उरांव जनजाति में उनके कुल देवता कौन है? तो पूर्व जातमा है। अब इनका पूजा स्थल कौन सा है? तो सरना है। अभी तुरंत मैंने बताया सरना जो है धर्मेश का स्थान है और पूजा स्थल भी इनका क्या है? तो सरना है।
पाहन इनका धार्मिक प्रधान एवं पुजारी होता है। तो यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उरांव जनजाति में धार्मिक प्रधान या पुजारी कौन है, तो पाहन है। और ये जो पाहन है इसका एक सहयोगी भी होगा जिसे पुजार कहा जाता है। तो यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पाहन का सहयोगी कौन है, तो पुजार है। आपसे प्रश्न बनेंगे कि उरांव जनजाति में पाहन के सहयोगी कौन है, तो पुजार है। फिर प्रश्न बनेगा उरांव जनजाति में इनके धार्मिक प्रधान कौन है या पुजारी कौन है, तो पाहन है। प्रश्न बनेगा उरांव जनजाति में इनके सर्वशक्तिमान देवता कौन है, तो धर्मेश है। उरांव जनजाति में पहाड़ के देवता कौन है, तो मरांग बुड़ू है। ग्राम देवता कौन है, तो ठाकुर देव है। सीमांत देवता कौन है, तो डिहवार है। कुल देवता कौन है, तो पूर्व जातमा है। ये सारे चीज इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनके प्रमुख त्योहारों को देख लेते हैं, जो ये फेस्टिवल मनाते हैं उसे देखते हैं। कड़मा, उरांव जनजाति में कड़मा मनाया जाता है। सरहुल मनाया जाता है। खद्दी मनाया जाता है। जतरा मनाया जाता है। सोहराय, माघे, चांडी, फागु। तो ये सब जो है इनके प्रमुख त्योहार हैं। इसके अलावा इनका जो प्रमुख नृत्य होता है यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है, तो यदुर है। उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है, तो यदुर नाम है उसका। और नृत्य का मैदान क्या कहलाता है, तो अखड़ा कहलाता है। मैं शुरुआती दौर से अभी से मैं बता रहा हूं कि इनका जो नृत्य का मैदान क्या है, अखड़ा है। और इनका जो नृत्य है वह क्या है, प्रमुख नृत्य यदुर है। अब युवक युवतियों का त्यौहार, उरांव जनजाति में युवक युवतियों का त्यौहार कौन सा है, तो जतरा है। प्रश्न बनेगा कि उरांव जनजाति में युवक युवतियों का त्यौहार कौन सा है, तो जतरा है। त्योहार के समय पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, मैं यहाँ बोल रहा हूँ पुरुषों द्वारा पहने जाना वाला वस्त्र। त्योहार के समय इनके जो उरांव जनजाति में पुरुष लोग जो है वस्त्र पहनेंगे उसे क्या कहा जाता है, तो कैरिया कहा जाता है। उरांव जनजाति में फेस्टिवल के समय पुरुषों द्वारा, मेल के द्वारा जो वस्त्र पहना जाएगा वह क्या है, तो कैरिया है। अब यही चीज त्योहार के समय महिलाओं के द्वारा जो पहने जाने वाला वस्त्र होगा उसे क्या बोलेंगे, तो खनड़िया कहा जाता है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुरुष के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र कैरिया कहा जाता है। महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र खनड़िया कहलाता है। अब इनमें जो सबसे प्रचलित विवाह है प्रणाली है वह है आयोजित विवाह। विवाह तो यहाँ बहुत सारे होते हैं। जब मैं पहला क्लास ले रहा था तब मैंने बताया था सारी जनजातियों में कौन कौन से विवाह जो है किस किस तरह के विवाह प्रणाली है। तो यहाँ पे जो प्रचलित विवाह है वह है आयोजित विवाह। अब देखते हैं इसमें एक और प्रणाली है। इस जनजाति में आपस में नाता स्थापित करने हेतु सहिया का चुनाव किया जाता है। याद रखिएगा, लड़का लड़की जो मिलके है सहिया का चुनाव करेंगे आपसी नाता स्थापित करने हेतु। और यह जो चुनाव किया जिसे सहियारो कहा जाता है। इस जनजाति में आपस में नाता स्थापित करने हेतु सहिया का चुनाव किया जाता है जिसे सहियारो कहा जाता है। यह जो प्रोसेस है क्या कहला रहा है, सहियारो कहा जा रहा है। और यह कब होता है, तो प्रत्येक 3 वर्षों में धनकट्टी के बाद सहिया चयन समारोह का आयोजन किया जाता है। ये जो आपस जनजाति में आपसी नाता स्थापित करने हेतु सहिया का चुनाव किया जाएगा, यह प्रत्येक 3 वर्ष में धनकट्टी के बाद, कब, तो धनकट्टी के बाद सहिया चयन समारोह का आयोजन किया जाता है। वहीं पे ये चयन करेंगे। इनमें आपसी मित्रता की जाती है। ये यहाँ पे लड़के लड़कियों के बीच जो है आपसी मित्रता की जाएगी। लड़कियां इस प्रकार बने मित्र को गोई या कर्मडार कहती है। लड़कियां जो मित्र बनाएगी इस समारोह में उसमें वह उसे गोई या कर्मडार कहेगी। और लड़के जो है, ये तो मैंने लड़कियों के बारे में बताया कि लड़कियां जो है अपने मित्र को क्या बोलेगी, गोई या कर्मडार। अब लड़के जो हैं वह भी तो मित्र बनाएंगे, वह अपने मित्र को लाड़ या संगी कहते हैं। और अगर इन दोनों के बीच में शादी हो गया तो विवाह के उपरांत इनकी पत्नियां एक दूसरे को लाड़िन या संगनी कहकर बुलाते हैं। यहाँ पे तो मैं मित्र के बारे में बोल रहा था कि लड़कियां जो मित्र को चुनती है वह क्या कहला रहे हैं, गोई या कर्मडार। और लड़के जिस मित्र को चुनेंगे वह लाड़ या संगी कहलाएंगे। और इन दोनों में अगर शादी हो गई तो वह एक दूसरे को लाड़िन या संगनी कहेंगे। यहां तक विवाह प्रणाली के बारे में था। अब देखते हैं हम लोग
पूर्वजों की आत्मा शासन में निवास करती है। ये जो उरांव जनजाति है, इनमें जो पूर्वज हैं उनकी आत्मा कहाँ निवास करती है? तो शासन में निवास करती है। यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप लोग नोट डाउन करें। बहुत ही VBI क्वेश्चन है कि पूर्वजों की आत्मा, मैं बोल रहा हूं पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है? शासन में। प्रश्न बनेगा उरांव जनजाति में पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है? तो शासन में निवास करती है। अब इसमें देखते हैं होता क्या है। तो साल में एक बार, प्रायः कब? तो जनवरी में हड़बोड़ा संस्कार का आयोजन किया जाता है। यह प्रश्न बनेगा कि उरांव जनजाति में ये संस्कार का आयोजन जो किया जाता है वह कौन सा है? तो हड़बोड़ा है। ठीक है, तो साल में एक बार, प्रायः जनवरी में हड़बोड़ा संस्कार का आयोजन किया जाता है, जिसमें साल भर में मरे गोत्र के सभी लोगों के हड्डियों को नदी में निक्षेपित किया जाता है, यानी प्रवाहित किया जाता है। इसे गोत्र खुंदी कहा जाता है। यानी कि साल भर में एक बार जो है संस्कार का आयोजन किया जाता है। एक संस्कार है, उसका आयोजन किया जाता है, उसका नाम है हड़बोड़ा। इसमें होता क्या है कि साल भर में जो भी मरे हैं उस गोत्र में आदमी, उन सारे लोगों के हड्डियों को इकट्ठा कर नदी में जो है प्रवाहित किया जाता है। और यह क्रिया जो है गोत्र खुंदी कहा जाता है। इस क्रिया को मैं फिर से दोहरा रहा हूं, पूर्वजों की आत्मा शासन में निवास करती है और साल में एक बार जो है प्रायः जनवरी में हड़बोड़ा संस्कार का आयोजन किया जाता है। किस संस्कार का आयोजन किया जाता है? हड़बोड़ा संस्कार का। अब इसके अंतर्गत जो है साल भर में मरे हुए गोत्र के सभी लोगों के हड्डियों को नदी में प्रवाहित या निक्षेपित किया जाता है और यह प्रक्रिया जो है गोत्र खुंदी कहलाती है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ये सब नोट डाउन कीजिए, ये सारी चीजों को। आत्माओं को के इस मिलन को कोहा बेंजा कहा जाता है। अब ये जो नदी में सारे लोगों के हड्डियों को प्रवाहित कर दिए, अब यहाँ पे क्या होता है, इनके मान्यता के अनुसार जितने भी आत्माएं हैं वे सारे एक दूसरे से मिल गए और यह जो मिलन है आत्माओं का, यह कहलाता है कोहा बेंजा। जिस जल क्षेत्र में इसे विसर्जित की जाती है उसे कूदी कहा जाता है। अब जिस नदी में या जिस जल जहाँ पे इसे प्रवाहित किया गया, जो भी जल क्षेत्र है, उसे कूदी कहा जाता है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अस्थि दफन करने की क्रिया जंग तोपा कही जाती है। अब क्या होगा, कुछ हड्डियों को तो प्रवाहित कर दिया गया, लेकिन कुछ जो अस्थियां होती है उसे मिट्टी में दफन की जाती है, उसे जंग तोपा कही जाती है एवं उस स्थान को शसान कहते हैं। और जहां पे ये क्रिया की जा रही है, यानी कि अस्थियों को दफन किया जा रहा है, उस स्थान को शसान कहा जा रहा है और यह क्रिया क्या कही जा रही है? तो जंग तोपा कही जा रही है। जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से एक बार आप लोगों को दोहरा दे रहा हूं, ये क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उरांव जनजाति में। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि युवागिरी जो उरांव जनजाति का होता है वह धमकुड़िया है। लड़कों का जो युवागिरी यानी धमकुड़िया है उसे जोंक एड़पा या धांगड़ कुड़िया कहा जाता है और यहाँ पे जो नियंत्रक होंगे या देखभाल करता होंगे उसे महतो या धांगड़ महतो कहा जाता है। फिर लड़कियों के लिए जो अलग से एक धमकुड़िया यानी युवागिरी है उसे पेल एड़पा कहा जाता है और यहाँ पे जो नियंत्रक या देखभाल करता होंगे उसे पेलो कोटवार या बड़की धांगड़ीन कहा जाता है। धांगड़ महतो, ये जो धांगड़ महतो है इसका सहायक कोतवार होता है। पहले इनमें पाचा पद्धति थी। जो ये धांगड़ महतो है इन्हीं को जो है नकदी या नहीं तो खाने पीने के लिए कुछ दिया जाता था, उसे ही जो है पाचा कहा जा रहा है। फिर अखड़ा जो है इनका विश्राम स्थल है, युवक युवतियों के विश्राम स्थल को अखड़ा बोला जा रहा है। साथ ही साथ यह नृत्य का मैदान भी है। यह जो अखड़ा है यह नृत्य का मैदान भी है। अब उरांव जनजाति में जो सबसे सर्वशक्तिशाली देवता है वह है धर्मेश। इन्हें जो है सिंहबोगा और सूर्य का प्रतीक भी माना जाता है और ये जो धर्मेश है इन्हें धरती माता यानी इन्हें जो है इनकी जो दंपति है वह धरती माता है। यह जो देवता है धर्मेश, इनकी दंपति कौन है? धरती माता है। और यह जो धर्मेश है इनका स्थान कहाँ है? सरना में माना जाता है और यह सरना क्या है? तो इनका पूजा स्थल है। अब इसके अलावे भी कुछ प्रमुख देवता थे, मड़ांग बुड़ू पहाड़ देवता, ठाकुर देव ग्राम देवता, डिहवार सीमांत देवता, पूर्व जातमा कुल देवता।
अब पाहन तो बता ही दिया, इनके जो है धार्मिक प्रधान है या पुजारी इनको बोल लीजिए। और फिर यह जो है पाहन इनके एक सहयोगी होंगे जिसे पुजार कहा जाता है। फिर इनके प्रमुख त्योहारों को मैंने बता दिया, कर्मा, सरहुल, खद्दी, जतरा, सोहराय, माघे, चांडी, फागु। और इनका जो प्रमुख नृत्य है वह यदुर है और नृत्य का मैदान जो है अखड़ा कहलाता है। और युवक युवतियां जो है उरांव जनजाति में, उनका जो प्रमुख त्यौहार है वह है जतरा। और त्योहारों के समय पुरुषों द्वारा जो कपड़ा पहना जाता है उसे केड़िया कहा जाता है, और महिलाओं द्वारा जो त्यौहार के समय कपड़ा पहना जाता है उसे खनड़िया कहा जाता है। और इनमें जो है विवाह की प्रणाली बहुत सारी प्रचलित है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वह है आयोजित विवाह। इसमें जो है इस जनजाति में आपसी नाता स्थापित करने के लिए सहिया का चुनाव किया जाता है, और यह जो प्रोसेस है उसे सहियारो कहा जाता है। और यह प्रत्येक 3 वर्ष में जो है धनकटनी के बाद सहिया चयन समारोह होता है, जहाँ पे लड़का लड़की आपस में चुनाव करेंगे एक दूसरे का। और यहाँ पे जो मित्रता होती है, लड़कियाँ इस आयोजन में बने मित्र को गोई या कर्मडार कहेंगे, और लड़के जो है लाड़ या संगी उसे कहेंगे। और जब ये अगर पति पत्नी बन गए तो एक दूसरे को लाड़ियों या संगनी कहेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि पूर्वजों की आत्मा कहाँ है, तो कहाँ निवास करती है, तो शासन में निवास करती है। और साल में एक बार जनवरी में जो है हड़बोड़ा संस्कार आयोजित किया जाता है, जिसमें क्या होता है, तो साल भर में जो भी लोग मरे हैं उनके गोत्र में, उन सारे लोगों के हड्डियों को इकट्ठा कर नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। और यह प्रोसेस जो है गोत्र खुंडी कहलाता है। अब आत्माओं का मिलन जो है वह कहलाता है कोहा बेंजा। सभी लोगों के हड्डियों को तो जल में प्रवाहित कर दिया गया। अब इन लोगों का मानना है कि जैसे प्रवाहित हुआ सभी आत्माएं जो है एक दूसरे से मिल गई, और यह जो मिलन है कोहा बेंजा कहा जाएगा। और जिस जल में उसे विसर्जित किया गया, जिस जल क्षेत्र में, नदी में, तालाब में, जहां भी विसर्जित किया गया, वह जल क्षेत्र क्या कहलाएगा, कूदी कहलाएगा। याद रखिएगा, कूदी। अब इसके अलावा कुछ जो अस्थियां होती है उनकी, उन्हें दफन भी किया जाता है। तो यह दफन करने की क्रिया जो है जंग तोपा कहा जाता है, और जिस जगह उसे दफन किया जाएगा उसे शसान कहा जाता है। और जो लोग जादू टोना करते हैं उरांव जनजाति में, उसे माटी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। तो आज की क्लास में हम लोग उरांव जनजाति की तक ही रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग मुंडा को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।